तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कैसे अपने पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा स्क्रैच से लेके बताऊंगा दोस्तों, चाहे आपके पीसी में कौन से भी पार्ट्स हो, चाहे वो राइजन का पीसी बिल्ड हो या फिर इंटेल का पीसी बिल्ड हो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जब एडिटिंग पे आई थी तो कुछ करीबन 3 घंटे की बनी थी, तो लेकिन मैं आपके लिए वीडियो क्रिस्प रखने के लिए इसको वॉइस ओवर करके तकरीबन 25 मिनट का इस वीडियो को बना रहा हूं। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के ईच एंड एवरी पॉइंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं दोस्तों। तो इसे बिना स्किप किए देखिए, और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि इतने कम समय के वीडियो में आपको इतनी ज़्यादा जानकारी किसी वीडियो में भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करने में और नीचे कमेंट्स करने में कोई भी कंजूसी ना करना दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट योर ओपिनियन। तो चलिए हम देखते हैं कि पीसी बिल्ड के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली जो पीसी के पार्ट्स जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर, स्टार मार्क स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों। ये एक ही स्क्रू ड्राइवर से आपका 99% पीसी बिल्ड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेटिक फीचर है तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रूज गिरने का टेंशन नहीं रहता, नहीं तो वो आपको बहुत ही दिक्कत हो जाती है। रेयरली 1% केस में आपको ये छोटा वाला स्टार स्क्रू ड्राइवर काम आने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो SSD का हीट सिंक था उसे ओपन करने के लिए मुझे ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी। लेकिन आपको 99% ऑफ द टाइम या फिर 100% ऑफ द टाइम आपको इस स्क्रू ड्राइवर से ही काम चल जाता है। और ये एक सीजर आपके जो बॉक्स को अनबॉक्स करने के लिए काम आएगा, या फिर केबल मैनेजमेंट के वक्त आप वायर जो टाई करते हैं ना, उसको कट करने के लिए काम आएगा। बस उतना ही, बस आपको इतने ही टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, उससे ज़्यादा आपको किसी टूल्स की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पीसी के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को छूने से पहले आपको मेक श्योर रहना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एलिमिनेट हो चुकी है। वरना क्या होता है, उसकी वजह से आपके जो पीसी पार्ट्स यानी कि मदरबोर्ड, मेनली मदरबोर्ड, रैम और CPU वो डैमेज हो सकते हैं। तो उसे आपको एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक EHD wrist आपको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास EHD wrist आप नहीं है तो आप एक काम कीजिए, पीसी पार्ट्स को छूने से पहले ही, अनबॉक्सिंग करने से पहले ही आपके हाथ को ड्राई रखना मेक श्योर रखें, और आप बड़े से मेटल पार्ट को टच करते रहना। बड़े सा मेटल पार्ट यहाँ पर क्या है, आपका जो कैबिनेट है वो मेटल से बना हुआ है, उसे आप बीच बीच में टच करते रहिए, उससे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो एलिमिनेट हो जाती है। वरना आप एक काम कर सकते हो, आपका जो पावर सप्लाई है उसे पावर कनेक्टर से कनेक्ट कर दो, और मेक श्योर रहना कि पावर आप रखो, बटन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे पावर कनेक्टर से कनेक्ट कर दो और उसे छूते रहना, बस उतना ही। यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एलिमिनेट हो जाती है, वरना आपके पीसी पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड को बॉक्स में से निकाल कर हम उसे उस बॉक्स पर रख देंगे, ताकि हमें थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल सके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, आपको बॉक्स के ऊपर ही रखना है, ना कि प्लास्टिक कवर के ऊपर। और बाकी का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है हम वहीं से शुरू करेंगे। देखिए, चाहिए आपका मदरबोर्ड चाहे किसी ब्रांड का या फिर मॉडल का क्यों ही ना हो, 99% ऑफ द टाइम सब में जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सेम रहता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस है जान कि माइनर डिफरेंसेस होते हैं, उसके लिए तो आप कभी भी आपके मदरबोर्ड के साथ आने वाले यूज़र मैनुअल को रेफर कर सकते हो। तो चलिए हम प्रोसेसर को इंस्टॉल कर लेते हैं। CPU को इंस्टॉल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको कंपलसरी फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें से सबसे पहले ये है कि आपका मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर एक दूसरे से कंपैटिबल होने चाहिए। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम सबसे पहले इस सॉकेट को ओपन कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, सिंपली आपको जिसका लीवर हैंडल है उसे थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करके सॉकेट से दूर खींचना होगा। इससे सॉकेट अनलॉक हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से इस प्लेट को ऊपर उठा सकते हो। तो ये 2 स्टेप्स इंटेल के प्रोसेसर के साथ कंपलसरी है दोस्तों। अगर आप AMD का पीसी बिल्ड करते हो तो वहाँ पर आपको ये मेटल लोड प्लेट ना होने की वजह से सिंपली आप इस लीवर को उठाने के बाद ही आप अपना CPU इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम CPU को बॉक्स में से निकाल लेते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है दोस्तों, आप जब भी CPU को होल्ड करें तो आप हमेशा एडजेस पे ही टच करें, ना कि नीचे या ऊपर की तरफ। इससे आपका CPU ख़राब हो सकता है। तो मेक श्योर रहे कि आप जब भी CPU को पकड़े वहाँ पर एडजेस की तरफ ही आप टच करें। तो यहाँ पर CPU इंस्टॉलेशन के वक्त भी आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत है दोस्तों, यानी कि आपका जो CPU को सॉकेट के अंदर सही से अलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके CPU के पिंस या फिर सॉकेट के पिंस डैमेज हो सकते हैं। लेकिन उतनी भी डरावनी नहीं है। सिंपली आपको जो CPU के ऊपर जो ट्रायंगल एंड मदरबोर्ड के सॉकेट के जो ऊपर ट्रायंगल रहता है उन दोनों को मैच करके इंस्टॉल करना है, बस उतना ही। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे इस CPU के इस कॉर्नर पर ट्रायंगल का मार्क लगा हुआ है, एंड जो मदरबोर्ड है उसके इस कॉर्नर पे ट्रायंगल का मार्क दिया हुआ है। और मेरे इस मदरबोर्ड की अच्छी बात यह है दोस्तों, ये जो ट्रायंगल मार्क है वो आपको सॉकेट के ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर एंड इसका जो प्लास्टिक प्रोटेक्टिव कवर है उसके ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। ये सेम कॉर्नर में रहेगी दोस्तों, इससे आपको जो ट्रायंगल ढूंढने में आसानी होगी।
और यहाँ पर इंस्टॉलेशन में एक्स्ट्रा श्योर होने के लिए आपको जो CPU के ऊपर दोनों तरफ जो नॉचेस लगे हुए हैं उन नॉचेस को यहाँ पर सॉकेट के ऊपर के जो अलाइनमेंट कीज है उनसे मैच करके प्लेस कर देना होगा। हल्के से रखना होगा, कोई फोर्स नहीं लगाना। अगर आपको लगता है कि ये CPU प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है तब जाके आप इस लीवर को क्लोज करना होगा। अब जाके आप इस प्लास्टिक कवर को निकाल सकते हो या फिर इस लीवर हैंडल को प्लेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। लेकिन इस प्लास्टिक कवर को फेंकने का नहीं, क्योंकि आप जब भी CPU को सॉकेट से निकाल देते हो तो इस प्रोटेक्टिव कवर को बाद में फिर से लगाना पड़ेगा आपको, तो इसे फेंकने का नहीं। तो बस इतना ही है। यहाँ पर आपका CPU इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम रैम को इंस्टॉल कर लेते हैं। रैम को खरीदने से पहले ही आपको ये चेक कर लेना होगा कि आपका मदरबोर्ड कौन से रैम को सपोर्ट करता है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी एंड DDR4 या DDR5 ये आपको कंपलसरी चेक करना होगा। रैम को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको जो ये रैम स्लॉट है इसके दोनों तरफ जो बटन दिए हुए उसे आपको हल्के से ओपन कर लेना होगा। उसके बाद ही आपको रैम इंस्टॉल करना होगा। और यहाँ पर जो आपको जो रैम में नॉच दिखाई दे रहा है उस नॉच को यहाँ पर स्लॉट के ऊपर जो की है उससे मैच करके अलाइन करके दोनों तरफ से आपको इक्वली प्रेस करना होगा। जब आपको एक क्लिक बोल के एक साउंड आ जाता है और ये बटन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रैम मॉड्यूल फुल फ्लिप डिज़ाइन के साथ आता है, यानी कि यहाँ पर आप एक साइड से ही इसे इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप गलत डायरेक्शन से यहाँ पर इंस्टॉल करने जाओगे तो वो इंस्टॉल नहीं होएगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डायरेक्शन चेंज कर लो और इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर आपको मेक श्योर रहना चाहिए कि आपका रैम अच्छे से ग्रिप हो चुका है स्लॉट के अंदर। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके मदरबोर्ड में 4 रैम स्लॉट्स है एंड आप 2 रैम्स को यूज़ करते हो तो ड्यूअल चैनल मेमोरी का फ़ायदा उठाने के लिए आप हमेशा आपके रैम को 2nd एंड 4th स्लॉट में ही इंस्टॉल करना। अगर आपके पास सिंगल रैम है तो 2nd स्लॉट में ही इंस्टॉल करना। आप यहाँ पर देख सकते हो 4 रैम स्लॉट्स को क्लियरली यहाँ पर डिवाइड किया गया है चैनल A एंड चैनल B, यानी कि A1 A2 चैनल A एंड B1 B2 चैनल B। अगर आपके मदरबोर्ड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो दोस्तों वहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली CPU के सेट से काउंट कीजिए 2nd एंड 4th। तो बस इतना ही। यहाँ पर रैम इंस्टॉलेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम SSD को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर WD की तरफ से आने वाला NVMe SSD है। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ उनके सारे बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। अगर आपके मदरबोर्ड में एक से ज़्यादा SSD स्लॉट्स है तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो फास्टेस्ट SSD है या फिर आपके पास एक ही SSD है तो उसको हमेशा फर्स्ट स्लॉट में ही इंस्टॉल करें, यानी कि जो स्लॉट CPU के नज़दीक होता है उसी में इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्लॉट ऑलवेज बेटर परफॉर्मेंस वाला होता है। मेरे सभी SSD स्लॉट्स के ऊपर हीट सिंक देखने को मिल जाती है, तो पहले मुझे हीट सिंक को रिमूव करना होगा। अगर आपके SSD स्लॉट्स पे हीट सिंक नहीं है तो आप डायरेक्टली इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो। यहाँ पर SSD को इंस्टॉल करना सबसे आसान है दोस्तों। आपको सिंपली इस SSD के ऊपर टॉप में जो नॉच है उसे आपको इस SSD स्लॉट के अंदर जो की दी हुई उससे मैच करके इंसर्ट करने के बाद थोड़ा हल्के से अंदर की तरफ पुश करना होगा। बस उतना ही, आपका SSD यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा बेंड दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपके मदरबोर्ड में हीट सिंक नहीं है तो ये नीचे की तरफ जो यहाँ पर पॉइंट है उसके अंदर स्क्रू को लगा के आपको टाइट कर देना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ओवरली टाइट नहीं करना है, एक पॉइंट तक ही इसको टाइट करना है। अगर आपके पास हीट सिंक है तो आपको हीट सिंक को लगाना होगा, लेकिन उससे पहले आपको जो हीट सिंक के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर है उसे निकाल देना होगा। उसके बाद ही आपको हीट सिंक को रख के स्क्रू को टाइट कर देना होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा SSDs है तो उन सभी को भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके इंस्टॉल करना होगा। बस इतना ही। यहाँ पर SSD इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोसेसर, रैम एंड SSD तीनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब बाकी के पार्ट्स को इंस्टॉल करने से पहले हम इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम कैबिनेट का ग्लास पैनल को ओपन कर लेते हैं। मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करने से पहले आपको ये चेक कर लेना होगा कि कैबिनेट में ऑलरेडी स्टैंड अप स्क्रूज प्री इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है तो स्टैंड अप स्क्रूज आपको कैबिनेट के साथ ही मिल जाते हैं, आपको उसे पहले इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद आपके मदरबोर्ड्स के होल्स को उस स्टैंड अप स्क्रू से मैच करते हुए आपको कैबिनेट में प्लेस करना होगा। हाँ, और एक बात, अगर आपके मदरबोर्ड पे बैक पैनल IO शील्ड ऑलरेडी प्री इंस्टॉल नहीं है और वो अलग से आती है तो आपको पहले उस IO पैनल को आपको कैबिनेट में फिट करना होगा। उसके बाद आपका मदरबोर्ड को वहाँ पर अलाइन करना होगा। अब मेरे इस मदरबोर्ड में ऑलरेडी IO शील्ड प्री इंस्टॉल है तो मुझे वो स्टेप स्किप करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपके मदरबोर्ड को अच्छे से अलाइन करना होगा। उसके सारे जो होल्स है स्क्रूज के लिए वो स्टैंड अप स्क्रू से मैच करना होगा और आपका जो बैक IO शील्ड है वो भी यहाँ पर कैबिनेट का जो बैक पैनल IO शील्ड के लिए जो गैप है उसमें अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। अब आपको यहाँ पर जो सारे स्क्रूज है उन सभी को आपको लगा देना होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप एक ही स्क्रूज को कम्प्लीटली टाइट मत कीजिए। आप एक एक स्क्रूज को थोड़ा थोड़ा लगा के उसके बाद सभी स्क्रूज को एक ही साथ टाइट करते आ जाइए ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो।
जब आपको लगता है कि यहाँ पर सारे स्क्रूज अच्छे से टाइट हो चुके हैं तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ से वायरिंग का काम शुरू हो जाता है, तो आप भी उसी ऑर्डर में पीसी बिल्ड करना जिस ऑर्डर में मैं कर रहा हूँ। इससे आपको केबल मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए हम पहले पावर सप्लाई को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आपको इस पावर सप्लाई में बहुत सारे केबल्स दिख रहे होंगे, उससे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे पीसी में कनेक्ट करने से पहले ही आपको इन सारे केबल्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और आपके पीसी के किस पार्ट से ये कनेक्ट होने वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है ये 24 पिन वाला मोटा सा दिखने वाला केबल। इस केबल को आपके मदरबोर्ड में 24 पिन वाले पावर कनेक्टर से आपको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा 24 पिन वाला पावर कनेक्टर आपके मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही रहेगा और वो यूजुअली आपको राइट साइड में ही देखने को मिल जाता है। तो इसे मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए आपको जो यहाँ पर वन साइडेड में यहाँ पर आपको हुक दिख रहा है, वैसा ही हुक आपको मदरबोर्ड में भी देखने को मिल जाता है। तो उन दोनों को मैच करके उसी डायरेक्शन में आपको कनेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये केबल फुल प्रेप डिज़ाइन के साथ आता है, यानी कि आप इसे एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट करोगे तो ही कनेक्ट होगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में कनेक्ट करने जाओगे तो वहाँ पर कनेक्ट भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट केबल आता है उसके ऊपर ऑलरेडी CPU बोल के मेंशन है, यानी कि इस केबल से आपको जो CPU है उसको पावर अप कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो 8 पिन का केबल जो है उसके बाजू में और एक छोटा सा केबल है जिसके ऊपर भी 8 पिन लगे हुए हैं, लेकिन आप इसे 4+4 की तरह डिटैच भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आपके मदरबोर्ड में 4 पिन लगा हुआ तो इसको डिटैच करके 4 पिन ही कनेक्ट कर दो। अगर आपके मदरबोर्ड में 8 पिन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 8 पिन का यूज़ कर लो। लेकिन अगर आपके मदरबोर्ड में 12 पिन का है तो आप यहाँ पर 8 पिन इसे फुल्ली अटैच करो और उसका बाजू का जो है उसे डिटैच करके 4 पिन यूज़ करो, यानी कि 8+4 12 पिन ऐसा। यानी कि यहाँ पर आपके मदरबोर्ड में जितने पिन्स की रिक्वायरमेंट है आपको आपके पावर सप्लाई के उतने ही पिन को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, आपके पावर सप्लाई में मैक्सिमम 8 पिन ही रहेंगे और आपके मदरबोर्ड में जो रिक्वायरमेंट होती है वो 12 पिन की होती है। तो वहाँ पर भी आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 8 पिन ही कनेक्ट कर दो, वहाँ पर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये केबल भी फुल प्रूफ डिज़ाइन के साथ आता है, यानी कि आपको यहाँ पर भी मदरबोर्ड एंड इस केबल का जो हुक है उन दोनों को मैच करके कनेक्ट करना होगा, वरना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। पीसी के सारे केबल्स को टाइटली कनेक्ट करना होगा। अगर लूज कनेक्शन करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट केबल दिख रहा है जिसके ऊपर PCIe लिखा हुआ है, इस केबल को आपके ग्राफिक्स कार्ड से कनेक्ट करना होगा। अगर आपके ग्राफिक्स कार्ड में एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए पावर कनेक्टर्स लगे हुए हैं तो इस केबल को भी आपके ग्राफिक्स कार्ड से सेम उसी तरह कनेक्ट करना जिस तरह आपने CPU केबल को कनेक्ट किया है। और इस तरह ये केबल को हम SATA केबल्स कहते हैं, जो कि आपके SATA डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क या फिर SATA SSD को पावर अप करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और इसे कनेक्ट करना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। आपके जो यहाँ पर हार्ड डिस्क में एंगल दिख रहा है L शेप का, उसे मैच करके यहाँ पर आपको इस पावर केबल को कनेक्ट करना है, उतना ही। और यहाँ पर बाकी के जो 4 पिन वाले कनेक्टर्स दिख रहे हैं यानी कि पेरिफेरल कनेक्टर्स, इसे आपके RGB लाइट्स या फिर एक्सटर्नल फैंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप फैंस को मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं करते हो तो डायरेक्टली आप इस पावर सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर आपको ओनली रिक्वायर्ड केबल को ही कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोसेस पूरा सेम रहता है, ओनली उसका जो केबल्स का दूसरा एंड होता है उसे आपको पावर सप्लाई से भी कनेक्ट करना होता है, उतना ही। आई होप कि आपको पावर सप्लाई के बारे में सारी जानकारी डिटेल में मिल चुकी है। तो चलिए हम इसको पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पावर सप्लाई को पीसी में इंस्टॉल करते वक्त आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पावर सप्लाई का जो फैन का फेस है वो हमेशा नीचे की तरफ ही होना चाहिए। चाहे इससे जो पावर सप्लाई का लोगो उल्टा ही क्यों न दिख रहा हो, लेकिन हमेशा इसका जो फैन है वो नीचे की तरफ ही फेस करना चाहिए, ना कि ऊपर की तरफ। तो अब हम इस पावर सप्लाई को कैबिनेट में अच्छे से अलाइन कर लेते हैं और उसके बाद सारे स्क्रूज को अच्छे से टाइटली फिट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था उसी तरह से हम यहाँ पर 24 पिन केबल एंड CPU केबल को दोनों को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इन केबल्स को कनेक्ट करने से पहले आपको ये चेक कर लेना होगा कि उसके नज़दीक वाले गैप में से ही उसे अंदर की तरफ खींचे। इससे केबल मैनेजमेंट अच्छे से होता है एंड यहाँ पर जो पीसी बिल्ड है वो प्रोफेशनल दिखता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसी से ही यूट्यूब को समझ में आता है कि ये वीडियो अच्छी है और वो दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को रिकमेंड करेगी। इससे दूसरों की और मेरे भी यहाँ पर हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट किए बिना मत जाना। तो चलिए अब हम यहाँ पर कूलर को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप चाहे एयर कूलर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी और कूलर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर AIO लिक्विड कूलर 240 ml का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कूलर मास्टर की तरफ से आता है। ये आपके कूलर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस से थोड़ा अलग हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको मोटा मोटी बता देता हूँ जो कंपलसरी है हर एक प्रोसेस में। चाहे आप किसी टाइप का कूलर क्यों ही ना इस्तेमाल कर लो, अगर आपके कूलर पे थर्मल पेस्ट ऑलरेडी प्री अप्लाइड नहीं है तो आपको कूलर इंस्टॉल करने से पहले ही आपके CPU के ऊपर थर्मल पेस्ट अप्लाई करना जरूरी होता है। और थर्मल पेस्ट अप्लाई करने के लिए आप चाहे कौन सा भी टेक्निक यूज़ कर लो, लेकिन आपको मेक श्योर रहना चाहिए कि उस टेक्निक से वो थर्मल पेस्ट CPU के ऊपर इवनली अप्लाई हो सके। मैं थोड़ा भी डाउट नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं पर्सनली
स्प्रेड मेथड को ही प्रेफर करता हूँ। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो है फैन का डायरेक्शन, यानी कि आपको पीसी बिल्ड करने से पहले यही डिसाइड करना होगा कि आप उस फैन से गर्म हवा को बाहर फेंकना चाहते हो या फिर पीसी के अंदर ठंडी हवा को खींचना चाहते हो। वो आपको पीसी इंस्टॉल करने से पहले ही डिसाइड करना होगा। तो इसे आप कैसे चेक करोगे? मैक्सिमम सभी फैंस पे आपको ये डायरेक्शन के लिए मार्क्स दिए हुए होते हैं। ये मार्क आपका फैन किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो बताएगा, और ये मार्क आपका जो एयर है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये बताता है। अगर आपके फैन पे ऐसा कुछ मार्क्स नहीं दिए हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्रॉस टाइप पट्टी है वहाँ से हवा बाहर निकलेगी और उसका अपोजिट जो लोगो है वहाँ से हवा अंदर तरफ जाएगी। यानी कि पट्टी वाला फेस हमेशा हवा को फेंकता है एंड लोगो वाला फेस हमेशा हवा को खींचता है। तो मेरे इस पीसी में टोटल 6 फैन है, तो मैं 3 फैंस को एयर इनटेक करने के लिए और बाकी के 3 फैंस को एयर को एग्जॉस्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और इन्हें इन डायरेक्शन में यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। और बाकी के प्रोसेस आपके कूलर के हिसाब से अलग अलग रहेंगे दोस्तों। उसके लिए आप इस कूलर के साथ आने वाले यूज़र मैनुअल को चेक कर सकते हो या फिर यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हो। अगर आपको इस कूलर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके बताना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड को आपके मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके मदरबोर्ड में 2 से ज़्यादा PCI स्लॉट है तो जो आपके CPU के सबसे नज़दीक वाला PCI स्लॉट होता है उसके अंदर ही आपके ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करना होगा बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करने से पहले आपके ग्राफिक्स कार्ड पे अगर कोई भी प्लास्टिक कवर्स वगैरह है तो उन सबको निकाल देना होगा, और आपके जो कैबिनेट का जो बैक पैनल है उसके अंदर से जो मेटल स्लॉट्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देना होगा जहाँ पर वो ग्राफिक्स कार्ड बैठने वाला है। अब यहाँ पर मुझे 2 स्लॉट्स को निकालने की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं यहाँ पर 2 स्लॉट्स को निकाल दे रहा हूँ। और यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले हमारे को यहाँ पर जो हुक दिख रहा है इसे भी अनलॉक करना होगा, जैसे कि हमने रैम में इंस्टॉल करते वक्त किया था। और उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड का जो नॉच है उसे इस ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट का जो की है उसे मैच करके यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद वहाँ पर अच्छे से ग्राफिक्स कार्ड को फिट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। शायद ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फिट ना बैठे, लेकिन आपको फिट बैठने तक ट्राई करना होगा। और यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड को अच्छे से होल्ड करने के लिए आपके कैबिनेट में जहाँ पर उस स्लॉट्स को निकाला है वहाँ पर उस ग्राफिक्स कार्ड को अटैच करके स्क्रूज को टाइट कर देना होगा। अगर आपके ग्राफिक्स कार्ड को एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है तो आपके ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर पावर कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। जितने भी पिन्स के पावर कनेक्टर्स हैं उन पिन्स को आपके जो पावर सप्लाई से आने वाले PCIe केबल के पिन्स है उनसे अटैच कर देना होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे इस कैबिनेट के साथ सामने की तरफ के 3 फैंस ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर सामने की तरफ फैंस को अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके केस में ऐसा प्री इंस्टॉल फैंस नहीं मिलते तो आपको सिंपली वही मेथड को फॉलो करके फैंस को इंस्टॉल करना होगा, और उसका वायरिंग हम बाद में देखेंगे। तो मेरे इस केस में पीछे की तरफ एक एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो मैं यहाँ पर अलग से एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहा हूँ सेम मेथड को फॉलो करके। तो चलिए अब हम सभी वायर्स को एक एक करके कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप आपके मदरबोर्ड के साथ आने वाले यूज़र मैनुअल को रेफर करते रहोगे तो आपको कनेक्शन में बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले सबसे आसान वाले वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे इस कैबिनेट में USB 3.0 के 2 पोर्ट्स लगे हुए हैं, तो उसके वायर को हम सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपके मदरबोर्ड में आपको USB 3.0 या फिर USB 3.2 ऐसा कुछ कनेक्टर को ढूंढना होगा जो यूजुअली सभी कनेक्टर से थोड़ा अलग दिखता है, तो उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। एक कनेक्टर भी फुल प्रूफ डिज़ाइन के साथ आता है, यानी कि आपको यहाँ पर नॉच एंड की को मैच करके यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में कनेक्ट करने जाओगे तो भी वहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपके कैबिनेट में USB 2.0 या फिर USB Type-C पोर्ट है तो उसके वायर्स को भी आपको सेम वैसे ही यहाँ पर मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना होगा। ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही मेंशन रहेगा USB Type-C एंड USB 2.0। अगर फुल्ली नेम मेंशन नहीं है तो भी यहाँ पर कोड मेंशन रहता है दोस्तों। उस कोड को आपको यहाँ पर आपके मदरबोर्ड के साथ आने वाले यूजर मैनुअल में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वो कनेक्टर किस पोर्ट के लिए है। अब नेक्स्ट वायर हम जो कनेक्ट करेंगे वो फ्रंट पैनल ऑडियो हेडर, यानी कि आपका जो हेडफोन जैक एंड माइक जैक का जो कनेक्टर्स है उसको हम कनेक्ट करेंगे। वो यूजुअली आपके मदरबोर्ड के बॉटम साइड पे देखने को मिल जाएगा और उसके ऊपर लिखा रहेगा कि फ्रंट ऑडियो। और इसे कनेक्ट करना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। आपके मदरबोर्ड में आपको एक साइड 5 पिन्स एंड दूसरी साइड 4 पिन्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक साइड आपको गैप देखने को मिल जाता है। उसी गैप को आपके वायर के ऊपर भी ढूंढना होगा और उसे मैच करके यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा। और नेक्स्ट जो वायर्स होते हैं वो फैंस एंड RGB लाइट्स के होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके कैबिनेट में ऑलरेडी फ्री इंस्टॉल फैंस है तो उन सबको कनेक्ट करके एक हब यहाँ पर आपके कैबिनेट में ही दिया होता है। अगर प्री इंस्टॉल फैन नहीं है तो आप फैंस खरीदते वक्त ही 3 या फिर 4 का एक सेट खरीदो, तो उसके साथ आपको एक हब देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर एक ही वायर से आपके मदरबोर्ड को 4 फैंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको फैंस को हब से कनेक्ट करना नहीं मालूम तो सिंपल है,
यहाँ पर आपके जो इंडिविजुअल फैन से जो वायर आता है उसका जो एंड में आपको एक ट्रायंगल मार्क दिखेगा। उस ट्रायंगल मार्क को हब का जो ट्रायंगल मार्क है उन दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगाकर मैच करके कनेक्ट कर देना है, बस उतना ही। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप CPU कूलर इस्तेमाल करते हो तो जो CPU कूलर का फ़ैन है वो आपको CPU फैन हेडर बोल के मेंशन रहता है आपके मदरबोर्ड में, उसी से ही कनेक्ट करना होगा। अगर आप AIO लिक्विड कूलर का इस्तेमाल कर रहे हो तो CPU वाटर, CPU पंप या फिर CPU अप बोल के मेंशन रहता है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना होगा और बाकी के फैंस को CPU फैन हेडर में कनेक्ट करना होगा। ये CPU के दोनों फैन हेडर्स आपको यूजुअली टॉप साइड में ही देखने को मिल जाएंगे और बाकी के सारे फैंस यानी कि सामने वाले फैंस एंड पीछे वाले फैंस को आप सिस्टम फैन हेडर में कनेक्ट करना होगा और ये फैन हेडर्स आपको टॉप साइड या फिर बॉटम साइड में देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर ऑलरेडी सिस्टम फैन बोल के मेंशन रहेगा। और इन सारे फैंस को कनेक्ट करते वक्त आपको सेम मेथड फॉलो करना होगा, यानी कि इसके केबल पे एक साइड पे आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई देगा और वैसे ही पार्ट आपको मदरबोर्ड के ऊपर भी एक साइड पे आपको दिखाई देगा, यानी कि उन दोनों को मैच करके कनेक्ट करना होगा ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। अगर गलत तरह से कनेक्ट करने जाओगे तो कनेक्ट भी नहीं होगा। अगर आपके फैंस LED लाइट्स के साथ आते हैं तो वहाँ पर आपको मेनली दो तरह के LED लाइट्स देखने को मिलते हैं, एक ARGB एंड दूसरा RGB। अगर आपके फैंस ARGB लाइट्स को सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 3 पिन का LED हेडर्स देखने को मिल जाते हैं, उससे कनेक्ट करना होगा। अगर RGB लाइट्स को सपोर्ट करते हैं तो 4 पिन का LED हेडर्स देखने को मिल जाते हैं, उससे कनेक्ट करना होगा। उसके लिए भी आपके मदरबोर्ड पे ARGB, RGB या फिर सिंपली LED बोल के मेंशन रहेगा, लेकिन ध्यान रखें 4 पिन वाला RGB लाइट्स के लिए एंड 3 पिन वाला ARGB लाइट के लिए। तो यहाँ पर आपके सिस्टम में जितने भी फैंस एंड LED लाइट्स हैं उन सबको वैसे ही उसी ऑर्डर में आपको कनेक्ट कर देना होगा। अगर आपके मदरबोर्ड में उस फैन के लिए सपोर्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली उस फैन को और उसके LED लाइट्स को आप डायरेक्टली पावर सप्लाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था पेरिफेरल कनेक्टर से आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप उसके स्पीड एंड उसके LED लाइट्स को आप मदरबोर्ड से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए मेरा जो बैक वाला एग्जॉस्ट फैन है उसे मैं डायरेक्टली यहाँ पर पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर लास्ट वायर्स जो है वो आपके कैबिनेट के फ्रंट पैनल कंट्रोलर्स के होते हैं, यानी कि पावर ऑन ऑफ बटन, रीसेट बटन एंड यहाँ पर कैबिनेट के इंडिकेटर्स बटन होते हैं, उसके लिए होते हैं। उसे आप डायरेक्टली यहाँ पर आपको जो यूज़र मैनुअल है उसमें चेक करके कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी वायर्स है उसे आपको एक एक करके कनेक्ट करना होगा। उसके कनेक्टर्स आपको यूजुअली मदरबोर्ड के बॉटम साइड में ही देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब लास्ट में मेरे पास जो 2 TB का हार्ड डिस्क है उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसे कनेक्ट करने के लिए आपके हार्ड डिस्क को आपके कैबिनेट में हार्ड डिस्क ट्रे रहता है, वहाँ पर फिट करने के बाद वहाँ पर आपको 2 तरह के केबल्स को कनेक्ट करना होता है। एक पावर के लिए जो पावर सप्लाई से आता है, जैसे मैंने पहले बताया था, उस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है और दूसरा आपको मदरबोर्ड से सिंक करना होगा। उस केबल को यहाँ पर आपको छोटा वाला जो केबल दिखता है वो यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद आपके मदरबोर्ड में SATA कनेक्टर्स बोल के रहते हैं, वो आपको यहाँ पर यूजुअली राइट साइड बॉटम में देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर जाके कनेक्ट कर सकते हो। और ये SATA केबल्स आपके मदरबोर्ड के साथ ही फ्री में आते हैं दोस्तों, आपके बॉक्स के अंदर ही रहेंगे, उसे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके बॉक्स में SATA केबल्स नहीं है या फिर आप ज़्यादा हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप अलग से SATA केबल्स को भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि पूरे कनेक्शन अच्छे से दिए गए हैं तो आप क्या करोगे, इसे एक बार ऑन करके चेक कर लेना। अगर सही से ऑन हो रहा है तो अब यहाँ पर आप आराम से केबल मैनेजमेंट को कर सकते हो। आप चाहे जितना भी टाइम ले लो, आराम से करना दोस्तों। और यहाँ पर आपको अच्छा लुक दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वेस्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, अच्छे से टाई कर लो एक दूसरे से और यहाँ पर क्लीन लुक दिखने जैसा आपको यहाँ पर केबल मैनेजमेंट कर लेना। इसके लिए आप थोड़ा टाइम ले सकते हो। उसके बाद केबल मैनेजमेंट अच्छे से होने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ के पैनल्स को क्लोज कर देना, बस उतना ही, आपका PC बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। तो ये था पूरा PC बिल्ड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि PC बिल्ड के बाद आपको क्या करना चाहिए, यानी कि विंडोज इंस्टॉलेशन हो या फिर ड्राइवर इंस्टॉलेशन। बाकी के पूरे प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके कोई भी सवाल या फिर सुझाव तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।